अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है मेरे बच्चों, इसका एक ही और नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है जी बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है जी। बॉक्साइट जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑलमोस्ट 2050 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी चीज को, अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी अ, हम लोग मेटल से ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो पहली जो आप लोगों की पहली जो 5 मेटल्स होती हैं, मेटल को और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोग जो है जो मेथड यूज करते हैं माय डियर, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। आप लोगों को याद होगा, ये याद आ गया? ठीक है। तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से हमें अलग करना है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन, यानी इसको मेल्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको जब मेल्ट करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा फ्यूल जो है वो लग सकता है। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं क्रायोलाइट, एक इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6)। इसके खुद के अंदर भी एल्यूमिनियम जो है ये मौजूद होता है जी। ठीक है, दिस एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट अप हियर। ठीक है। अब ये करता क्या है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो उसने 5 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। ठीक है, दैट 5 बार ये क्वेश्चन उसने जो है वो पूछा हुआ है कि हाउ कुड यू रिमूव, सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रायोलाइट, कि क्रायोलाइट का जो फंक्शन है वो क्या होता है जी। ठीक है। तो क्रायोलाइट जो होता है मेरे बच्चों, इसका आपने जब आंसर लिखना है तो इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट to dissolve aluminium oxide and lowers the melting point of bauxite from 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। यानी जब भी आप किसी चीज में इंप्योरिटी डालते हैं तो वो इंप्योरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है, बर्निंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला ये है, ये जब इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को जो है वो क्या करेगी, कम कर देगी, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो इंक्रीज कर देगी जी। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट 2050 से 950 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट which acts as a solvent to dissolve aluminium oxide and lowers its melting point from 2050 degree Celsius which acts as a solvent to dissolve aluminium oxide and lowers its melting point from 2050 to 950 degree Celsius। ठीक है जी। ये क्रायोलाइट का फंक्शन होता है। पेपर में अगर आपसे वो पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट, तो इसका आंसर क्या लिखने हैं, द क्रायोलाइट acts as a solvent, यहां से आंसर लिखना है, acts as a solvent to dissolve aluminium oxide and lowers its melting point from 2050 to 950 डिग्री सेल्सियस। 2050 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए बेटा आप लोगों का बहुत ज्यादा फ्यूल कॉस्ट लगती है, फ्यूल बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 से देखिए 950, 1000 का फर्क पड़ गया ऑलमोस्ट, बल्कि 1000 से भी ज्यादा का फर्क नहीं पड़ गया, है ना, 1100 का फर्क पड़ गया। तो इतनी ज्यादा आपकी फ्यूल कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। ठीक है। तो इसको जब डाल के इसमें पिघला लेते हैं, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है जी।
ये एक बर्तन है, इस बर्तन की जो इनसाइड वॉल्स होती हैं, जो इनर वॉल्स होती हैं, वहां पे जो है ये इस तरह करके जो है वो कार्बन लगा होता है, ग्रेफाइट लगा होता है इसकी इनर वॉल के ऊपर। सो दिस इज ग्रेफाइट। ठीक है जी, ये आपकी कोई वेसल है, कोई बर्तन है, ये शीशे का बर्तन हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है जी। ठीक है, इसमें इसकी इनर वॉल्स के साथ जो है वो ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं। तो कार्बन की एक पूरी लाइनिंग मौजूद है, और एक इसमें ग्रेफाइट का रॉड, जिस तरह कंघी होती है उस तरह का एक रॉड जो है वो इसके अंदर लटक रहा है जी, लाइक दैट। सो दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है जी, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये जो वॉल्स के साथ ग्रेफाइट अटैच है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव के साथ जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होता है उसको हम लोग एनोड का नाम देते हैं। तो ये ग्रेफाइट का कैथोड जो बर्तन की इनसाइड वॉल्स हैं वहां पे लगा होता है, और ग्रेफाइट का बना हुआ एक कंघी की तरह का जो रॉड है वो उसके अंदर लटक रहा होता है जी। आप लोगों ने करना क्या है कि ये बॉक्साइट ले लिया, इसमें ये क्रायोनाइट मिक्स करके और इसको पिघला के तुम लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में दो चीजें होंगी, एक तो क्रायोलाइट होगा और दूसरी चीज क्या होगी, बोलो, बॉक्साइट होगा। ये दो चीजें आपस में मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है जी, यानी अगर इसको लिखें तो Al2O3 प्लस Na3 8L F6, तो ये दो चीजें जो हैं ये आपस में मिक्स हुई हुई हैं जी। ठीक है, लिक्विड क्रायोलाइट प्लस बॉक्साइट। ठीक है जी, ये यहाँ पे तुम लोगों ने जो है वो इसमें डाल देना है। अब उसके बाद मेरे बच्चों इसको जब मेल्ट करोगे तो इसके आयंस बन जाएंगे Al+3 एंड O-2। ठीक है जी, सो दिस पॉजिटिव आयन इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा एट कैथोड। तो कैथोड की तरफ ये पॉजिटिव आयन मूव करेगा, Al+3 will take 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एल्यूमिनियम। तो यहां पे जाके ये एल्यूमिनियम का एटम बन जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 950 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, और जो एल्यूमिनियम है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 665 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 950 है, और एल्यूमिनियम जो बने इसका मेल्टिंग पॉइंट 665 है। तो जैसे ही वो बनेगा भाई वो मोल्टन फॉर्म में नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा तुम लोगों के पास एल्यूमिनियम इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे एक सुराख करके, और इस एल्यूमिनियम को हम लोग बाहर निकालते जाते हैं। तो मोल्टन एल्यूमिनियम, ठीक है जी, ये यहां से बाहर निकलता चला आता है जी। यू गॉट इट गाइस। उसके बाद अगली चीज देखते हैं कि ये जो नेगेटिव आयन होता है ये एनोड की तरफ मूव करता है। तो एट एनोड, अच्छा कैथोड पे मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा रिडक्शन होती है, ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें गेन हो रहे हैं। ठीक है जी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अच्छा अब एनोड की तरफ ये O-2 जाएगा। जब भी कोई चीज डिस्चार्ज होती है मेरे बच्चों, तो कीप रिमेंबर यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग एज न्यूट्रल। आपने उसको न्यूट्रल करना होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और ये O बन गया। O अकेला नहीं बनेगा, इसको 2 कर दें, इसको 4 कर दें, और इसको 2 कर दें, तो ये O2 आपकी जो है वो ऑक्सीजन गैस बन जाती है। सो ऑक्सीजन गैस वुड बी प्रोड्यूस्ड अप हियर। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें मेरे बच्चों, तो टेम्परेचर जो है वो कितना है, 950 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। और ऑक्सीजन आपको पता है कि इट इज अ वेरी रिएक्टिव गैस, ये बहुत रिएक्टिव गैस होती है, जहां पे ये मौजूद हो वहां पे चीजों को आग लग सकती है। तो ऑक्सीजन, ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन को कहते हैं, ये कोयले की तरह समझे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है, टेम्परेचर 950 है, और ये ग्रेफाइट है, तो इसको भाई आग लग जाती है। तो जब आग लगेगी तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मजीद कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो आपके एनोड के ऊपर तीन गैसेस बन सकती हैं, ये ध्यान में रखो। इधर दोबारा से सुन लो, इसके एनोड के ऊपर तीन गैसेस बन सकती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो एनोड आपका होगा ये बर्न होके यहां से खत्म होता चला जाएगा, इवन दो दिस इज द इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे भाई ये बर्न होके यहाँ से खत्म होता जा रहा है, तो यू हैव टू रिप्लेस दैट एनोड रेगुलरली। यानी हर एक इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद पता चलेगा कि ये जो एनोड है ये बर्न हो गया हुआ है। ठीक है, आपको नया एनोड लगाना पड़ेगा, लेकिन कैथोड आपका वही यूज होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो एनोड वुड बी ईटन अवे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल वुड बी eaten away as oxygen formed on its surface burns the graphite to form carbon dioxide and carbon monoxide। ठीक है जी, and we have to replace the anode regularly। ठीक है बच्चों, we have to replace the anode regularly। अच्छा जी, उसके बाद आगे जो है वो यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। ये मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रहा हूं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज सुनने, इसकी तीन प्रॉपर्टीज तुमने याद रखनी है, सुन ले सारे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्मली जो एल्यूमिनियम होता है ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसके गिर्द एक बहुत मोटी सी लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम खुद अंदर है और इसके बाहर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर मौजूद होती है। ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करने देती किसी चीज के साथ। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा या फलानी चीज से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या बताएंगे कि एल्यूमिनियम के गिर्द जो है वो ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच स्टॉप इट टू रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी और यूज है। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम जो है ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, लेस डेंस होता है। ठीक है, ये जो हवाई जहाज होते हैं बेटा, इनकी जो बॉडीज होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, लेस डेंस होता है। अगर यही हवाई जहाज लोहे का बना होता या किसी और चीज का बना होता तो भाई उसने इतना भारी होना था कि ऊपर उठ ही नहीं सकना था। समझ लगी है? तो ये लेस डेंस होती है, लेकिन प्योर एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते। इसका जो एलॉय होता है, एलॉय आपको पता होगा, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। क्योंकि जो प्योर मेटल होती है वो सॉफ्ट होती है, उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो एलॉयस हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। तीसरी चीज, आप लोगों ने खंभों के ऊपर तारें लगी हुई देखी होंगी, सिल्वर कलर की होती हैं। ठीक है, वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। वो क्यों एल्यूमिनियम की बनी होती है? क्योंकि पहली चीज एल्यूमिनियम जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी चीज
ये दो खंभे हैं, इनके बीच में एल्यूमिनियम वायर जो है इस तरह स्ट्रेट आ सकती है क्योंकि ये लाइट वेट होती है। अगर हम लोग कॉपर वायर इस्तेमाल करते तो कॉपर में वही इस तरह लटक लटक के आना था, ठीक है। तो वो बहुत सा हिस्सा हमारा जो है वो बहुत सी तार जाया हो जानी थी क्योंकि उसको हम पूरा टोटल खींच के स्ट्रेट लाइन में नहीं ला सकते थे क्योंकि वो बहुत भारी होती है। जबकि उसके मुकाबले में जो एल्यूमिनियम वायर होती है, एल्यूमिनियम लेस डेंस होती है, हल्की होती है, लाइट वेट होती है, तो वो क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉर्म में आ सकती है। और दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। चलिए जी लिख लीजिए इसको, पहला पॉइंट लिखें, एल्यूमिनियम Aluminium has a protective layer. Aluminium has a protective layer of oxide around it, due to which due to which it does not react. It does not react with any substance. जी दूसरा पॉइंट लिख लें, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज लेस डेंस. Aluminium is less dense and lightweight. So its alloys are used for making aircraft bodies. आखिरी पॉइंट लिखने, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Aluminium is a good conductor of electricity. So it is used in overhead cables for the conduction of electric current. ठीक है जी, जी चलिए आगे। अच्छा मेरे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है जी, so let's start with the air, oxygen and water. सबसे पहली चीज कंपोजिशन ऑफ एयर. द फर्स्ट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एयर जो है ये मिक्सचर होती है डिफरेंट गैसेस का. ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट गैसेस जो है वो मिक्स होती हैं. तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ठीक है जी, एयर में सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज नाइट्रोजन विच इज 78%. दूसरी चीज जो होती है दैट इज ऑक्सीजन विच इज 20 to 21%. द नेक्स्ट थिंग that is carbon dioxide, that is 0.03%. And then you got noble gases. ठीक है जी, which are 1%. और नोबल गैसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन वगैरह.
ठीक है जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है माय डियर दैट इज आर्गन विच इज ऑलमोस्ट 0.7%, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। और हीलियम नियॉन और क्रिप्टॉन जो है ये तकरीबन 0.3% होती हैं। तो 0.3 और 0.7 को जब आप लोग ऐड करेंगे तो यू विल गेट द 1%। तो टोटल आपकी नोबल गैसेस जो है वो 1% है, जिनमें सबसे ज्यादा जो नोबल गैस एयर में होती है दैट इज आर्गन। और उसके बाद मेरे बच्चों आपके आते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है जी। वाटर वेपर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं जी, वो चेंज करते रहते हैं उनकी अमाउंट। ठीक है। एयर, ऑक्सीजन और वाटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है दैट इज द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पोल्यूशन क्या होती है? ये आपकी नॉर्मल एयर की कंपोजिशन है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर शामिल हैं। अगर इन गैसेस के अलावा कोई भी गैस हमारी एयर में शामिल हो जाती है किसी भी वजह से, नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो बच्चों वो चीज जो है वो पोल्यूशन कॉज करती है और उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखने, इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, इसको लिखने, एनी गैस, any gas that is not the part that is not the part of our natural air, of our natural air, if it enters the air, if it enters the air due to natural activities or human activities, or human activities, it causes pollution। ठीक है जी। एंड द सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ये भी लिखने साथ है। द सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेज पोल्यूशन दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो है वो दो ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है दैट इज NO, which is called as the nitrogen monoxide। ठीक है जी। दूसरे को हम कहते हैं NO2, which is called as the nitrogen dioxide। ठीक है जी। तो ये नाइट्रोजन के जो है वो दो ऑक्साइड्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। चेक करें आपकी हवा में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट, तो ये दोनों जो हैं ये किसी भी वजह से अगर हवा में शामिल हो जाते हैं तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है, हवा में ये पहुंचते कैसे हैं। तो पहली चीज इनका हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2। नो जो है वो न्यूट्रल वो है ना ऑक्साइड। नो, न्यूट्रल नहीं है, हल्का सा एसिडिक होता है। कुछ लोग इसको न्यूट्रल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पेपर में आता है। सर मैं जो बता रहा हूँ नहीं आएगा पेपर में। ये दो जो है ना साइंटिस्ट ने बुक्स लिखी हुई है। कुछ लोग, क्योंकि ये इतना हल्का एसिड है कि इसकी जो पीएच होती है ना वो 6.9 6 पॉइंट यानी 7 के पास पास चली जाती है। वो कहते हैं भाई इतनी पॉइंट में नहीं, ये न्यूट्रल ही है। समझ लगी है मेरी भी? और सुन रही यार, मेरी बात को नहीं तूने सुनना। पेपर में नहीं तुझे आएगा, पेपर में अगर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये याद रख, ये दो न्यूट्रल है। ठीक है, बाकी न्यूट्रल नहीं है, ये एसिडिक है। ठीक है, मेरी अब सुन ले सर। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मेरे बच्चों ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है?
सबसे पहला तरीका जो है वो नेचुरली है कि खुद ब खुद ये हवा में शामिल हो जाते हैं बन के। कैसे? आपको पता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ग्रुप 5 की होती है। ग्रुप 5 के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि किसी भी एटम को वैलेंस शेल स्टेबल करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 3 बॉन्ड बनाती है, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना होता है लाइक दैट। अब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तो आपको पता है बिजली चमकती है, तो वो बिजली के चमकने की वजह से, लाइटनिंग की वजह से भाई क्या होता है कि ये नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है, और ये ब्रेक करके ऑक्सीजन भी हवा में मौजूद है, तो ये नाइट्रोजन एटम ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके पहले NO बनाता है, और फिर NO फौरन NO2 में जो है वो चेंज हो जाती है जी। ठीक है, तो पहला तरीका जो है वो क्या होता है, लाइटनिंग ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड of nitrogen and it combines with oxygen to form NO and NO2। ये देखें जी, N2 प्लस O2, ये 2NO बन गया, और 2NO प्लस O2 is going to form 2NO2, ये आपका बन गया। ठीक है बच्चों, ये पहला तरीका होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरली। तो लाइटनिंग जो है वो ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन को ब्रेक कर देती है एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO एंड NO2। दूसरा तरीका जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये कैसे बनती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है जहां पे भी हम लोग आग लगाते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो जाए, पेट्रोल हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो फ्यूल जब बर्न करता है तो फ्यूल के बर्न करने से आग जो लगती है उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो राइज हो जाता है। अब फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये तो नहीं होता कि भाई वहां पे सिर्फ हवा में से ऑक्सीजन ही उस तक पहुंचेगी, पूरी हवा वहां तक पहुंचती है, उसकी ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है बर्निंग में। ठीक है, बाकी जो नाइट्रोजन वगैरह है वो वहीं पे होती है। तो बर्निंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, गाड़ियों में जब फ्यूल बर्न करेगा तो टेम्परेचर राइज करके 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, विच इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, और वो भी ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO और NO2 बना देगा। बर्निंग में सारी ऑक्सीजन यूज नहीं होती, 20 to 21% थोड़ी सी यूज होती है, बाकी ऑक्सीजन वहां पे बड़ी होती है जी। ठीक है, इसी तरीके से जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जब कोई फ्यूल बर्न करता है तो उसमें भी हीट एनर्जी जो जनरेट होती है उसकी वजह से भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उनके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं जी। तो इसको लिखने एग्जॉस्ट fumes of car engines and factories contain NO and NO2। ठीक है जी, चलिए जी, आज के लिए इतना इनफ है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला अगली बार बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे।